Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with दीवान में। आज हम एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, हमारे एसएससी का हो, रेलवे का हो या स्टेट बीसीएस का हो, जो भी एग्जाम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो उससे रिगार्डिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सारे पूरे के पूरे बुक को हम यहाँ कवर करेंगे। एक-एक चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो ये हमारा एनवायरनमेंट का चैप्टर 1 है, इकोलॉजी। हम इस चैप्टर को भी कहीं पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, ऐसे करके जितना भी संभव है, जितना पॉसिबल है, मैं उतना पार्ट पढ़ाकर जो भी समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा, मैं उतना पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये थोड़ा यूनिक है, ये थोड़ा पिक्चरियल प्रेज़ेंट किया गया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। और आप अगर दिल से, मन से अगर पढ़ेंगे तो आपको सभी को अच्छा लगेगा। तो लास्ट तक जुड़ी रहेगा, वीडियो एंड तक देखिएगा पूरी समझ में आने के लिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी पहले हम क्या समझते हैं, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। इकोलॉजी इज डिफाइंड as a scientific study of the relationship of the living organism with each other and with the environment। देखिए पहले इकोलॉजी को हम समझने के लिए इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी के वर्ड में अ, अंत में LOGY लगा हुआ है। तो किसी भी वर्ड के किसी भी वर्ड के से अंतिम में अगर LOGY लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये कोई स्टडी है। तो इकोलॉजी वन टाइप ऑफ स्टडी है, जो साइंटिफिक स्टडी है। ये वन टाइप ऑफ, ये किसके साथ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उनका एनवायरनमेंट का स्टडी है। तो ये बात समझ में आया। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। इसको इकोलॉजी क्या कहा जाता है। जैसे कि हम मानव को, हमारे अगर एक मैन को उसके एनवायरनमेंट के साथ जो भी स्टडी किया जाता है उसको इकोलॉजी कहा जाता है। ये आसान भाषा में समझ में आएगा आपको। अगर इसमें इस चैप्टर के बाद हमें क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, उसके बाद उसके बाद आपको क्लियरिटी और बहुत अच्छी आएगी। अब जो अगला टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। पहले हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है और इसके कंपोनेंट क्या-क्या है। The environment is defined as the sum total of living, non-living components, influence and events surrounding an organism। तो environment जो है ये टोटली लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को मिलाकर जो ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो है उसको हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं। देखिए ये एक बड़ा कंसेप्ट है। इसको हम 2-3 वर्ड में हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसे हम समझ में आता है कि एनवायरनमेंट एक ऐसे जगह है और एक ऐसी चीज़ है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें आती है। और जो भी घटना हो रही है, चाहे वो हमारा बाढ़ हो या फिर जो भी ड्रॉट हुआ या फिर कुछ भी हुआ, वो सभी चीज़ें, जो भी एक्शन, लिविंग, नॉन लिविंग, सब चीज़ें एनवायरनमेंट में आते हैं। तो इसमें द रिलेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स। देखिए इसका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इसका जो कंपोनेंट्स है, इसके रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत जटिल है। ये जो एनवायरनमेंट के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। इट कंप्राइजेज बोथ लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट।
जो लिविंग है वो बायोटिक के अंदर आता है और जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। तो बायोटिक क्या है, अबायोटिक क्या है, हम अगले आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है देखिए ये एनर्जी का सिंबल है, ये यहाँ पर विंडमिल लगा हुआ है, ये एनर्जी अ, ये एबायोटिक फैक्टर है और साथ-साथ ये जो वाटर का दिखाया गया है, ये भी हमारा एबायोटिक फैक्टर है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ देखेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि एक पेड़-पौधा दिखाया गया है। ये बायोटिक फैक्टर है, इसके साथ-साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म भी दिखाया गया है, ये बायोटिक फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि बायोटिक फैक्टर क्या है और एबायोटिक फैक्टर क्या है। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को हम जानने के लिए थोड़ा और एग्ज़ाम्पल्स लेंगे और ज़्यादा हम जानेंगे। इस टेबल में दिखाया गया है कि कौन-सा बायोटिक है और एबायोटिक है। देखिए ये तो सिंपल है, जिसमें जीव है वो बायोटिक है, जिसमें जीव नहीं है वो एबायोटिक है। फिर भी हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एबायोटिक साइड में एनर्जी और उसके बाद रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, फायर, ग्रेविटी, सॉइल और बायोटिक में ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोज़र, पैरासाइट, एनिमल, मैन, सिम्बायोट ये सब हमारे बायोटिक है। तो अब चलिए देखते हैं कि इकोलॉजी में जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इकोलॉजी का पार्ट्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। जैसे पहला भाग है इंडिविजुअल, जो दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है कम्युनिटी, चौथा है इकोसिस्टम। तो इस इन 4 को डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही अ, जीव है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, मेरा जो राइट साइड दिखाया गया है। ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक जीव है, उसके बाद पॉपुलेशन में कुछ सिमिलर जीव को लेकर पॉपुलेशन किया गया है। कम्युनिटी में कुछ जीव में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ नॉन सिमिलरिटी है, कुछ पेड़-पौधे भी है, ये कम्युनिटी है। उसके बाद आते हैं इकोसिस्टम, जो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का मतलब है जीव है, फॉरेस्ट है, वाटर है, सॉइल है, सब कुछ है वो इकोसिस्टम है। जो अम, दूसरों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो पार्ट है वो इकोसिस्टम है। तो हम इस चीज़ को बेहतर और ज़्यादा डीप पढ़ेंगे। सिर्फ़ ये इन मैं सेग्रीगेशन करके एक-एक को डीप में पढ़ाऊँगा। सिर्फ़ ये जो इकोलॉजी का 4 पार्ट क्या है ये मैंने बताया। एक है इंडिविजुअल, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है कम्युनिटी, चौथा है इकोसिस्टम। तो चलिए हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है और इकोसिस्टम क्या है। तो चलिए अब हम चारों ऑर्गेनाइज़ेशन को जो मैंने बताया था उसको हम विस्तार से समझेंगे एक-एक को। पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म इज़ एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग that has the ability to act or function independently. It may be plant, animal, bacterium, fungi, etc. It is body made up of organs, organelles, or other parts that work together to carry out on the various process of life. इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म एक ऐसी इंडिविजुअल लिविंग बीइंग है जिसका एबिलिटी है फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब है इंडिविजुअल का मतलब है कि एक बॉडी है जो चाहे वो मानव हो, चाहे कोई जीव हो। अगर हम एक मैन की हम एग्जांपल लें, तो वो अब इंडिपेंडेंटली वो रह सकता है। जैसे कि हमारा बॉडी में जो भी पार्ट हो रहा है, उसको किसी बाहर फैक्टर को वो डिपेंड नहीं कर रहा है।
ये लाइन लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। इट इज़ ए बॉडी मेड अप ऑफ organelles और अदर पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट ऑन द वेरियस प्रोसेस ऑफ लाइफ। इंडिविजुअल का मतलब एक इंडिविजुअल है जिसको बाहर की फैक्टर से कोई लेना-देना नहीं है, जो खुद से जो अपनी बॉडी में जो भी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, ऑर्गेनेल्स है, उसको लेकर जो उसका डे टू डे लाइफ का फंक्शन हो रहा है, उसको हम इंडिविजुअल कहेंगे। दूसरा है पॉपुलेशन। Population is a group of organisms, usually of the same species, occupying a defined area during a specific time. Population growth rate is the percentage variation between the number of individuals in a population at two different times. Therefore, the population growth rate can be positive or negative. The main factor that make population increase are birth and immigration. The main factor that make population decrease are death and immigration. The main limiting factor of the growth of a population are abiotic or biotic component. तो पॉपुलेशन क्या है? मैंने जैसे पिछले स्लाइड्स में हम बताया था कि पॉपुलेशन है इंडिविजुअल सेम स्पेसिस को लेके सेम स्पेसिस अगर किसी जगह पर रह रहे हैं और ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। ये समझ में आ गया कि इंडिविजुअल क्या है? एक से बढ़कर 2 इंडिविजुअल को लेकर पॉपुलेशन कहा जाता है और एक स्पेसिफिक टाइम में और स्पेसिफिक प्लेस में अगर वो रहते हैं, उसको पॉपुलेशन कहेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, वो वेरी करता है टू डिफरेंट टाइम, इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन एट टू डिफरेंट टाइम। देयरफॉर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। जैसे पॉजिटिव अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब है वहाँ पर बाढ़ ज़्यादा हो रही है और इमिग्रेशन ज़्यादा हो रही है। अगर वो घट रहा है, इसका मतलब वहाँ पर डेथ ज़्यादा हो रही है और इमिग्रेशन हो रहा है, मतलब वहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रहा है। इमिग्रेशन का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, इसका मतलब आप कहीं पर हो, एक व्यक्ति दूसरे जगह पर जाता है, तो उसको इमिग्रेशन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर अपने स्थान पर आता है, तो इमिग्रेशन होता है। देखिए, इसको हम ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए हम और एग्ज़ाम्पल लें। जैसे कि अब इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अगर एक व्यक्ति अमेरिका चला जाता है, तो उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। व्हेरेज़ अमेरिका का कोई बंदा या फिर कोई भी अगर इंडिया आता है, तो उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। आप आईएम और ईएम को देखिए, आईएम का मतलब इम्पोर्ट होता है, इसका मतलब आईएम का अगर हम ट्रिक को यूज़ करें, आईएम इम्पोर्ट, ईएम एक्सपोर्ट। ईएम तो एक्सपोर्ट नहीं होता है, आप ऐसे रखिए, ई फॉर एक्सपोर्ट, आई फॉर इम्पोर्ट। इमिग्रेशन मतलब आना, एमिग्रेशन मतलब जाना, ठीक है? द मेन लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन आर एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। जो लिमिटिंग फैक्टर है ग्रोथ रेट का, वो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स है। ये समझ में आ गया इंडिविजुअल क्या है, पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन का बढ़ना घटना जो बढ़ता है और घटता है वो रीज़न क्या है, ये भी हम समझ गए। तो चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं ये क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है, हम इसको अब समझेंगे। If we look around ourselves, we will notice that population of plants and animals seldom occur by themselves. The reason for this is quite obvious. In order to survive, individual of any one species depends on individual of different species with which they actively interact in several ways. इसका मतलब है कि आप अगर अक्सर हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल एक ही जगह पर होते हैं, वो इसका रीज़न भी क्या इसका रीज़न भी एक है, वो क्या है कि वो एक-दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल रिक्वायर प्लांट फॉर फूड एंड ट्री फॉर शेल्टर। एनिमल को क्या चाहिए? प्लांट प्लांट को लेकर एनिमल प्लांट को फूड की तरह ले सकता है और ट्री को शेल्टर की तरह वो यूज़ कर सकता है। और प्लांट रिक्वायर एनिमल फॉर पॉलिनेशन।
एनिमल तो प्लांट को इस तरह यूज़ करता है, तो प्लांट कैसे एनिमल को यूज़ करता है, उसका क्या काम आता है? जैसे कि पॉलिनेशन के लिए, सीड डिस्पर्सल के लिए, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के लिए, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो इस तरह उन दोनों का काम आते हैं, दोनों दूसरों को काम आते हैं, इसलिए वो अक्सर एक जगह पर पाए जाते हैं। तो कम्युनिटी इन मोस्ट इंस्टेंस आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म। जो कम्युनिटी होता है, वो कम्युनिटी अक्सर प्लांट के नाम पर वो नामित होता है। जैसे कि एक ग्रासलैंड कम्युनिटी, यहाँ पर हर कम्युनिटी की चीज़ होती है, लेकिन इसको ग्रासलैंड कम्युनिटी कहने की वजह ये है क्योंकि ये ग्रास से डोमिनेटेड होता है। ऑल्दो यहाँ पर हमारा हर्ब्स है, सर्व है, ट्रीज़ है, एनिमल्स भी है, लेकिन इसको हम ग्रासलैंड कम्युनिटी कहते हैं। ये ग्रास डोमिनेटेड है। ए कम्युनिटी इज नॉट फिक्स्ड और रिजिड, कम्युनिटी में बी लार्ज और स्मॉल। कम्युनिटी कोई फिक्स नहीं है। ये कम्युनिटी लार्ज हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। ये कम्युनिटी किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डिग्री ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस, कम्युनिटीज में बी डिवाइडेड इन टू वे। कम्युनिटी को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है मेजर कम्युनिटी, दूसरा है माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी क्या है? दीज आर लार्ज साइज, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। ये जो मेजर कम्युनिटी है वो लार्ज साइज है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट कम्युनिटी कहा जाता है। दे डिपेंड्स ओनली ऑन द सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स फॉर एडजेसेंट कम्युनिटी। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये जो एडजेसेंट एडजेसेंट मतलब जो इसके नजदीक जो भी कम्युनिटी है वो उनसे कहीं तरह का कम्युनिकेशन नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ सन की एनर्जी से चलता है। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। जैसे एग्जांपल की तरफ मान लीजिए तो वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन दी नॉर्थ ईस्ट। दूसरा है माइनर कम्युनिटी। दीज आर डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटी एंड आर ऑफन कॉल्ड सोसाइटी। ये जो माइनर कम्युनिटी है ये डिपेंडिंग कम्युनिटीज कहा जाता है इसको। ये ऑफनली डिपेंड करता है जो नियरेस्ट कम्युनिटी है, इसे सोसाइटी कहा जाता है। दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशन विद इन मेजर कम्युनिटी एंड आर नॉट देयरफॉर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट एज फार एज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट डायनामिक आर कंसर्न। मतलब जो ये मोटा-मोटी पर आप समझ लीजिए कि ये डिपेंडेंट कम्युनिटी है। ये एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट और एनर्जी के लिए दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले, ये ए मैट ऑफ लाइकन ऑन ए काउ डंग पैड। जो गाय का गोबर होता है, जो उसमें जो लाइकन रहता है, वो ए मैट ऑफ लाइकन, ये माइनर कम्युनिटी का एक उदाहरण है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। देखिए, एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर consisting of community of living being and the physical environment, both interacting and exchanging material between them. ये इकोसिस्टम एक ये वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि इकोसिस्टम क्या है। एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ये क्या है? ये बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये लिविंग बीइंग में आता है, लिविंग बीइंग भी आता है और फिजिकल एनवायरनमेंट भी आता है। बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम, इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। देखिए बायोस्फीयर क्या है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया कि इकोसिस्टम क्या है। एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर consisting of community of living being and the physical environment, both interacting and exchanging material between them. It include ये इनमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं? इट इंक्लूड प्लांट, ट्री, एनिमल, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल एंड पीपल। ये सब इंक्लूड हो सकते हैं। इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज एंड एलिमेंट बट ईच इज इन ए फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है।
लेकिन एक-एक हिस्सा एक फंक्शनल यूनिट है। एवरीथिंग दैट lives in ecosystem is dependent on other species and elements that are also part of that ecological community। एक चीज़ और दूसरे चीज़ के साथ लिंक होता है। एक एक चीज़ जो है एक यूनिट है, दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंड होता है। यूनिट का मतलब अगर पीपल को सॉइल के साथ, वाटर को सॉइल के साथ या फिर किसी यूनिट को किसी यूनिट से लिंक होता है। If one part of ecosystem is damaged, it has an impact on everything else. When an ecosystem is healthy, it means that all elements live in balance and are capable of reproducing themselves। देखिए, ये जो यूनिट है, ये इकोसिस्टम में जो यूनिट है, एक यूनिट अगर सही एक यूनिट सही है और दूसरा यूनिट गलत मतलब दूसरा यूनिट कोई अच्छा नहीं चल रहा है, तो मतलब इस इकोसिस्टम में सही नहीं चल रहा है। आप एक एग्ज़ाम्पल लेके समझिए, अगर सॉइल खराब है अब एग्ज़ाम्पल लीजिए सॉइल अगर खराब है, तो वहाँ का फर्टिलिटी नहीं होगा, फर्टिलिटी नहीं होगा तो वहाँ पर ट्री नहीं होगा, बर्ड्स नहीं होंगे, पीपल्स नहीं होंगे। जो-जो चीज़ें उस पर निर्भर है वो नहीं होगा। इसका मतलब है वो एक चेन ब्रेक हो जाएगा। इसलिए एवरी यूनिट ऑफ इकोसिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्या है? कैपेबल फ फ फॉर बैलेंसिंग, ठीक है? तो चलिए अब हम शुरू करेंगे और ये जो 3 कांसेप्ट है उसको हम विस्तार से समझेंगे कि इकोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है और इकोसिस्टम क्या है। आप एग्ज़ाम्पल लेके देखिए कि अगर एक स्कूल और स्टूडेंट के बीच के रिश्ते को हम समझेंगे। ये जो स्कूल और स्टूडेंट के बीच के जो रिलेशंस है, इसको अगर साइंटिफिकली स्टडी किया जाए तो ये इकोलॉजी है। इसको जो स्टोरी करेंगे अगर स्टूडेंट और स्कूल के बीच में जो साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो इसको इकोलॉजी बोला जाएगा। और जो स्कूल खुद है उसको एनवायरनमेंट बोलेंगे और जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम अगर हम देखें तो ये जो सर्कमस्टेंस सराउंडिंग द स्टूडेंट्स इन व्हिच एनवायरनमेंट वुड बी द टीचर, बुक, अदर स्टूडेंट्स आर सेड टू बी इकोसिस्टम। ये ये तीनों में डिफरेंसेस है। तो आज के लिए इतने ही। आई होप सो कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखे होंगे। आज के लिए सिर्फ इतने ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।